भारत की बात में आज बात होगी उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। आपको बताते हैं कि लाइव इंडिया हर पल में यह खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या हुआ। भारत की बात में आज हम बात करेंगे शेख हसीना की, जिन्हें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर आखिर क्यों भागना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों के प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जिससे प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा तक देना पड़ गया और अब वो देश छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने कहा है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से शांति बनाए रखने की लगातार अपील कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि आपकी मांगे हम पूरी करेंगे, तोड़फोड़ मत कीजिए, आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे। उन्होंने यह आग्रह किया है जनता से, बांग्लादेश की जनता से यह आग्रह किया है कि मारपीट, अराजकता, संघर्ष से दूर रहिए। हमने आज सभी पार्टी नेताओं से बात की है, वो शांति बनाना चाह रहे हैं फिलहाल बांग्लादेश में। लेकिन बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर प्रदर्शनकारी घुस गए। वहीं शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया, वह अपनी बहन के साथ किसी सुरक्षित जगह पर चली गई हैं। अब यह माना जाने लगा है कि सेना देश की कमान अपने हाथ में ले सकती है। इन सब के बीच खबर यह भी आ रही है कि ढाका छोड़ने से पहले शेख हसीना अपना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से आरक्षण को लेकर हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए कठोर कार्रवाई की, लेकिन पूरे देश में शेख हसीना के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ती गई। पिछले दिनों बांग्लादेश में हुए चुनाव में शेख हसीना पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बड़े स्तर पर गड़बड़ी कर जीत हासिल की थी। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना के जवान प्रदर्शन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 100 से अधिक आम लोग और पुलिस के जवान मारे जा चुके हैं। शेख हसीना की बात करें तो साल 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में देश ने अलग अलग मोर्चों पर तरक्की की, खासकर आर्थिक मामलों ने। बांग्लादेश में आर्थिक मामलों की बात करें तो बांग्लादेश ने बड़ी छलांग लगाई। बांग्लादेश में जनवरी माह की बात करें तो चुनाव हुआ। विपक्षी पार्टियों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन इसी के बाद से लोगों में विद्रोह शुरू हो गया, जिसके बाद सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इन सब के बाद भी विद्रोह बढ़ता गया। धीरे धीरे विरोध हिंसक रूप लेता चला गया और 7 महीने के भीतर शेख हसीना को प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा। वह कहां गई इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जानकारियां मिल रही हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबर है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, यह बता दें आपको, लगातार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार शांति बनाए रखने की बात लगातार वो कर रहे हैं। बांग्लादेश की यह भी खबर आ रही है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का हेलीकॉप्टर त्रिपुरा के अगरतला में लैंड किए जाने की खबर है। सूत्रों के अनुसार यह खबर आ रही है, लेकिन ये सूत्रों के अनुसार हसीना को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आर्मी चीफ ने कहा है कि आपकी मांगे हम पूरी करेंगे। उन्होंने कहा है कि आपकी मांगे हम पूरी करेंगे, जो मांगे हैं आरक्षण को लेकर, तोड़फोड़ मत कीजिए, आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हमारी स्थिति बदलेंगे बांग्लादेश की। उन्होंने आग्रह किया है कि मारपीट, अराजकता, संघर्ष से दूर रहिए। देखिए, लगातार सेना के जो अधिकारी हैं वो सेना प्रमुख लगातार शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अचानक क्या हो गया बांग्लादेश में कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वो कहाँ है। और खबर ये भी आ रही है सूत्रों के अनुसार कि भारत आएंगी, और लेकिन भारत के बाद फिर वो तुरंत ही विदेश चली जाएंगी। हमारे साथ पटना से वरिष्ठ सहयोगी अनिरुद्ध जी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से बांग्लादेश में अचानक से तख्ता पलट की अगर बात हुई तो एक छोटी सी आरक्षण की मांग ने इतना तुल पकड़ लिया, यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि आरक्षण की बात करें तो आरक्षण की मांग को लेकर जिस तरह से वहां पे हंगामा हुआ और उसके बाद तख्ता पलट। जी
अरे सबसे पहले हम समझेंगे कि बांग्लादेश में जिस आरक्षण की बात हो रही है और जिस आरक्षण की मांग को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है बांग्लादेश में, वो आरक्षण शेख हसीना ने ख़त्म नहीं की थी। उस पर हाई कोर्ट का एक निर्णय था 2018 का कि इसमें जो है इसे आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। वो एक पार्टी है, वो पार्टी का नाम है जमाते इस्लामी। इस पार्टी के लोगों का विशेष आरक्षण था बांग्लादेश में। माना जाता था कि बांग्लादेश को अलग कराने में इन लोगों की भूमिका थी। कैसे भारत में हम लोगों की स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण दिया जाता था, उसे पेंशन दिया जाता था, तो ये सारा चीज़ वहाँ बांग्लादेश में था। तो समझने की चीज़ है कि वो कोर्ट का निर्णय था कि भाई इस आरक्षण को समाप्त किया जाए, जिसके आधार पर शेख हसीना ने उस आरक्षण को समाप्त किया। और आरक्षण के विरोध, यानी हम इसको थोड़ा सा दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि आज बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। ये निश्चित तौर पे है, आज सेना के हवाले हो गया बांग्लादेश, ये भी निश्चित तौर पे सही है। लेकिन अभी ये समझने की जरूरत है कि ये आया क्यों, क्योंकि इन लोगों की जब बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश आज है तो वो हमारी देन है, यानी भारत की देन है। अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता। तो इस चीज़ को हर समय भारत ने सहयोग किया है बांग्लादेश को। लेकिन ये जो पार्टी है, ये पार्टी का विरोध था, लोगों का विरोध नहीं है वहाँ सड़कों पर। उस पार्टी से के साथ साथ लोग हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि जो न्यूट्रल लोग हैं वो उनका विरोध बांग्लादेश की सड़कों पर नहीं है, ये सत्ता हथियाने का विरोध है, बहाना आरक्षण का हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे देश में जो लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर हमें किसी बात का दुख होता है तो हम ट्रेन जाम कर देते हैं, हम सड़क जाम कर देते हैं, लेकिन आग के हवाले नहीं करते हैं। ये बहुत कम मौका मिला है देखने के लिए, कभी कभी आक्रोश में आग के हवाले हुआ है। और अगर आग के हवाले हुआ तो समझिए कि इसके पीछे एक राजनीतिक पार्टी रोटी अपना सेक रहा है। भारत हमेशा ये दिखाया है हिंदुस्तान को, हमारे यहाँ विरोध होते हैं, हमारे यहाँ भी विरोध के तरीके अलग हैं। हमने भी कई बार सड़क जाम किया, रोड जाम किया, देश बंद करवाया, लेकिन ये तरीके नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर आवास में घुस जाइए, उसके बिछावन पे सो जाइए, आधे घंटे में आपको देश छोड़ना पड़े। ये नौबत एक अच्छे लोकतंत्र की मैंने कहा जाए कि एक अच्छे लोकतंत्र पर ये नहीं आ सकता है। और बांग्लादेश में एक लोकतंत्र आज जो है वो समझिए चकनाचूर हो गया। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आम आदमी का विरोध करने का तरीका बहुत है, आप शांतिपूर्वक विरोध कीजिए, आप कोर्ट में पिटीशन दाखिल कीजिए, वहां विरोध हो सकता है। हमारे यहाँ राम मंदिर का विरोध तो कई 100 वर्षों से था, लेकिन कौन से लोग, और यहां भी अल्पसंख्यक की बात थी, यहां भी फॉरवर्ड की बात थी, लेकिन कहां आपस में मारामारी कर लिए, कहां मंदिर जला दिए, कहां ये हुआ। एक बार गोधरा कांड हुई, उसके बाद किसी की हिम्मत थी क्या? ये नहीं थी। तो समझिए कि शेख हसीना जो है कहीं न कहीं चूक गई अपने शक्ति को समझने में। लेकिन समझे भी कैसे? इनके सेना ही जब कब्जा करना चाह रहे हैं, इनके जो सेना प्रमुख है वही तो सत्ता कब्जा की है। और अभी की अगर बात करें तो उन्होंने रिजाइन किया और सेना प्रमुख ने सरकार बनाने की घोषणा कर दी। तो सेना प्रमुख, इसका मतलब है कि सेना के हवाले। सेना नहीं था शेख हसीना के साथ, जैसे पाकिस्तान में हमेशा होता रहा है। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर वहां 5 साल पूरा नहीं किए हैं। यही चीज बांग्लादेश में। और भारत आ गई है शेख हसीना, ये सत्य है। वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे लैंड भी कर गई है। निश्चित तौर पे अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार वो लंदन जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत इसमें क्या करेगा? भारत क्या सपोर्ट करेगा? अगर हम इसको बैक जागते हैं, थोड़ा सा बैक, 2009 का वो समय था, उस समय 2 महीने के हुआ था शेख हसीना को एज ए प्राइम मिनिस्टर बने हुए, और उस समय भी इनके ऊपर आफत आया था और इसी तरीके के फिर वहां हुआ था। तो उस समय भारत की सेनाओं ने, भारत की सरकार ने और खासकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बेहतर तरीके से सपोर्ट किया और फिर से उनकी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बचाई थी। तो ये समझना है कि भारत निश्चित तौर पे बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा और करना भी चाहिए। हालांकि भारत में बहुत विरोध होंगे, यहां विपक्ष कहेंगे कि वो उनका मामला है, उनके देश का, आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? विरोध होना है। इसीलिए जो भी हमारे विशेषज्ञों की राय आ रही है भारत से, जो रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन लोगों की राय हमने देखा है। उन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि ये वजह तो हो सकती है, ये मुद्दे बन सकते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का मुद्दे, भारत में भी विरोध हो सकता है, भारत में भी अल्पसंख्यक लोग विरोध कर सकता है, उनके कास्ट के लोग विरोध कर सकते हैं। इसलिए शेख हसीना को अभी फिलहाल कोई वैसे देश में चला जाना चाहिए जो न्यूट्रल देश हो। लेकिन निश्चित तौर पे भारत के प्राइम मिनिस्टर बात भी किए हैं, हर चीज को वो देख रहे हैं बारीकी से, और भारत निर्णय लेगी। लेकिन
अच्छी बात यह है, जहां तक जानकारी है, जहां तक विशेषज्ञों की राय है कि आज अगर देश संकट में है तो उसे बचाना सबसे पहले भारत का परम धर्म अनिरुद्ध जी, देखिए लगातार अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब कुछ पार्टी के लोग निश्चित तौर पे इसका विरोध भी करेंगे कि भाई बांग्लादेश की जो हो रहा है बांग्लादेश में होने दीजिए, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए कुछ बातें तो आने लगे हैं। अगर बात करें कि आप पार्टी से कुछ जिस तरह से बातें आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भी लोग अगर हिटलरशाही करेंगे, कमांड अपने आप में रखेंगे, तो उसका हश्र भी यही होगा। निश्चित तौर पे वो कटाक्ष जो है बीजेपी की और कहीं ना कहीं वो निशाना साधते नजर आए। जी अनिल इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अगले 100 बरस तक भी भारत में ये नौबत नहीं आएगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहाँ विरोध के तरीके ऐसे नहीं हो सकते हैं। अगर किसी पार्टी के नेता ने, प्रवक्ता ने यह बयान दिया कि भारत में भी ये हो सकता है, तो अगले 100 बरस तक की बात कर सकते हैं, तो 100 बरस तक ये संभावना नहीं है। या फिर हम 80 साल बैक जाते हैं, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कई लोगों का विरोध हुआ। इंदिरा गांधी सबसे मानी जाती थी आयरन लेडी, उनका विरोध हुआ, उन्हें भी सत्ता से हटना पड़ा। यहां भी लगा क्या कहते हैं, इमरजेंसी जैसी चीजें लगा गया, जो कहा जाता है कि लोकतंत्र में काला धब्बा है, काला अध्याय है, वो भी भारत ने देखा है। लेकिन क्या भारत में विरोध करने का तरीका अलग है? क्या भारत में प्राइम मिनिस्टर आवास को कोई कब्जा कर लिया? मुझे जहां तक लगता है कि इमरजेंसी से बड़ा विद्रोह नहीं हुआ है भारत में आज तक। क्या प्रेसिडेंट हाउस में लोग घुस गए? नहीं घुसे। तो ये बांग्लादेश का तरीका हो सकता है, ये पाकिस्तान का तरीका हो सकता है, ये इजराइल ईरान में हो सकता है, हमास जैसे कब्जा कर लिया। लेकिन भारत में अगर कोई पार्टी कह रही है तो उसको अभी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास से ही भविष्य की कल्पना की जा सकती है और हमारा इतिहास बहुत ठोस है। वो संभव ही नहीं है कि हमारे भारत में इस तरह की कोई संभावना होगी। और मैं ये भी कहता हूं कि भारत बांग्लादेश को मदद करने जा रही है और करेगी, करना भी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा भारत समस्याओं में, विकट परिस्थितियों में सबका साथ दिया है, अपने लोगों को बचाया भी है। हमास में जिस तरह की घटना थी, पाकिस्तान के लोग झंडा लेके भारत का निकल रहे थे और उन्हें कोई कुछ कह नहीं रहा था और उन्हें रास्ता निकलने दिया जा रहा था, वहां से हम सब लोगों को सुरक्षित लाए। यह है भारत का लोकतंत्र। पाकिस्तान ने अभिनंदन को कब्जा किया, अभिनंदन को बड़े ही गर्व के साथ भारत ने बुलाया। वो सीन हमें याद है, वो रात का 10 से 11 बज रहा था और किस तरीके से अभिनंदन जब भारत में दाखिल हुआ तो लगा कि नहीं, भारत में आज हमारा लोकतंत्र है। और भारत की जो शक्तियां हैं, चाहे राजनीतिक शक्तियां की बात करें या फिर हमारे जो भी नेतृत्व करता है, वो स्ट्रांग है इस चीज में कि हम दबेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। अगर कल भारत ऐलान करता है कि बांग्लादेश के हम साथ हैं, वो कई देश सोचने लगेगा कि अगर भारत ने सपोर्ट कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और उसको कोई हिला भी नहीं सकता है। और भारत ने बांग्लादेश में 2009 में करके दिखाया है। फरवरी के महीने में ये घटनाएं वहां घटी थी जब 70-75 लोगों को मार दिया गया था। उस समय भी यही सिचुएशन थी और शेख हसीना के घर में घुसकर, यानी एज ए प्राइम मिनिस्टर के घर में घुसकर इनके परिवार वालों लोगों को हत्या कर दिया गया था। और उस समय तो शेख हसीना को एज ए प्राइम मिनिस्टर बचा लिया। हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने फ्लाइट तैयार करके रखा था। तो ये उस समय की बात है, हमने बचाया है और बचाएंगे भी। राजनीतिक पार्टियां चाहे जो कहता रहे, लेकिन हम लोकतंत्र हमारा मजबूत है, हम विश्व में एक स्थान रखते हैं। हमने बांग्लादेश को जन्म दिया है, तो निश्चित तौर पे आज हमारा कर्तव्य है उसे बचाना। और इस पर हमें लगता है कि भारत कल तक विचार करेगी। विदेश मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर को सारी जानकारी दी, प्राइम मिनिस्टर ने हर पल पल की प्राइम मिनिस्टर खुद नजर रख रहे हैं। अब आगे शेख हसीना कहाँ जाएंगे, इस पर निश्चित तौर पे वार्ता आज रात में से या सरकार से हो भी गई होगी, हम लोगों के पास ये बातें नहीं आई है। लेकिन अनिल, एक सबसे जो हमने जब आपने कहा कि लाइव में खड़ा होना है, तो थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे कि क्या है इसका बैकग्राउंड और क्या सिचुएशन है। तो हमने ये देखा कि एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर मजबूर हो गई जो अपनी बात वो कहना चाह रही थी विदाई के समय, एक वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों के पास, वो नहीं कर पाई, क्योंकि ये सेना प्रमुख ने अल्टीमेटम दिया कि 30 मिनट में प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करना है। जैसे लग रहा हो कि सेना प्रमुख का वो घर हो कि आज खाली कर दीजिए प्राइम मिनिस्टर हाउस। अरे भाई, लोकतंत्र से जीतकर किसी को प्राइम मिनिस्टर आपने बनाया है और सेना प्रमुख हमारे बयान दे देंगे और कहेंगे कि 30 मिनट में आप खाली कीजिए, तो ये तो दुर्भाग्य है। लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, बांग्लादेश का दुर्भाग्य है। और ये होता है वैसे देशों में जहां
शिक्षा का अभाव है। अब हमारे भारत के लोग भी बांग्लादेश में होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। कल प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि हम भारत के हर लोगों को सुरक्षित मंगवाएंगे। अब इसके लिए लोग यहाँ अलग अलग बयान आने लगेंगे कि भारत सपोर्ट कर रहा है। क्यों? हमारे भारत के लोग भी बांग्लादेश में कहीं न कहीं तो होंगे। हमारी ट्रेन सेवाएं रद्द हो गई, एयर इंडिया की सारी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। फिलहाल हम अपनी चौकसी बरतने के लिए तो निश्चित तौर पे करेंगे। हमारे बॉर्डर पे सारे बीएसएफ को जो है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है, सेना बढ़ाया गया है, ये तो हम करेंगे ही। लेकिन ये भी करेंगे कि आज संकट के समय में भारत खड़ा होगा। और दूसरी चीज कि हमारे अगर वहां जी, तमाम बातचीत के लिए अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे हम बात करेंगे लगातार। अनिरुद्ध जी ये लगातार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के सपोर्ट में भारत है और आगे कदम बढ़ाएगा। हालांकि बांग्लादेश की पूरी स्थिति अभी पूरी तरह से आर्मी के हाथ में आ गई है। हमारे साथ जुड़े हैं रांची से वरिष्ठ सहयोगी मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हुए, आर्मी चीफ वकार उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सीधे सीधे अनिरुद्ध जी ने सीधे कहा है कि ये बिल्कुल साजिश थी, ये सरकार पलटने की ये साजिश थी। आरक्षण के पीछे ये खेल कोई और खेल रहा था। ये सरकार पलटने की, तख्ता पलटने की ये साजिश शायद पहले से रची जा रही थी। आरक्षण तो एक बहाना है। जी निश्चित तौर पर अनिल, जो बातें अभी सामने आ रही, जो घटनाक्रम है, उससे यही कहा जा सकता है कि आरक्षण एक बहाना था। और जिस तरीके से तख्ता पलट की गई, बिल्कुल आवाज आ रही है तो मनीष जी से हम फिर एक बार जुड़ेंगे। लेकिन ये हम दर्शकों को ये बता दें कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ। देखिए, छोटी सी आरक्षण को जी मनीष जी, जिस तरह से मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आर्मी की सरकार अब बांग्लादेश में होगी और वहां पर तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से भाग गई हैं, कहां गई हैं पता नहीं। लेकिन किस तरह से अब वहां पर क्या आर्मी की सरकार जो आएगी वो शांति बनाए रख पाएगी, या फिर क्या कुछ होने जा रहा है बांग्लादेश में, क्या कुछ नया होने जा रहा है? जी निश्चित तौर पर देखिए, मेरी आवाज आपको तक पहुंच रही होगी। देखिए अनिल, अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण इस मामले में है कि जिनके पिता ने भारत के साथ मिलकर के बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, यानी एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया, आज उन्हीं की बेटी को अपने ही देश से इस तरीके से उन्हें भागकर वहां से निकलना पड़ रहा है। इतिहास ये भी गवाह है, सभी इस बात को जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा और उनके जन्म से लेकर के अभी तक उन्हें जब भी संकट आया तो भारत उनके साथ हमेशा उनके पक्ष में खड़ा रहा। जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी 1971 में, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसके बाद 4 सालों के बाद 1975 में ही उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। और आज ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो आदमकद मूर्ति पे भी वार किया गया, जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, जिन्होंने बंगबंधु, भारत में उन्हें बंगबंधु कहा जाता है, और वो नवीन बांग्लादेश का निर्माण करता वही माने जाते हैं। लेकिन आज उनकी भी मूर्ति को किसी इन उपद्रवियों ने तोड़ा है। तो निश्चित तौर पे अनिरुद्ध जो कह रहे थे कि इस पूरे जो घटनाक्रम है, इसके पीछे हाथ वो आरक्षण विरोध या आरक्षण की नीति को लेकर के नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कुछ लोग ऐसे उनके पीछे हैं जो पूरी तरह से बांग्लादेश को एक तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि हमारा वो पड़ोसी राज्य है, तो हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण है। अगर हम बात करें बांग्लादेश के अभी अंदरूनी जो हालात है, अभी जो बातें सामने आ रही है, उसमें निश्चित तौर पे सैनिकों की जो भूमिका रही है, उसे हम चूंकि ये कह सकते हैं कि अभी जो स्थिति थी उसमें उन्होंने जैसा भी निर्णय लिया। लेकिन एक बात सामने ये भी आ रही है कि वहां पर जिन लोगों को चुन करके सरकारें बन रही है, अभी अंतरिम सरकार बनने की बात करी है, कुछ लेखक को, कुछ पत्रकारों को भी उसमें शामिल किया जा रहा है, कुछ न्यायाधीश जो हैं उनको भी उस सरकार में शामिल किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है, मैं इस बात पे नहीं जा सकता कि क्या इसमें, लेकिन इतना हो सकता है कि इन लोगों को आगे चेहरा करके, ये सामाजिक लोग हैं, इनकी एक प्रतिष्ठा होती है समाज में, चाहे वो न्यायालय से हो या फिर पत्रकार हो या फिर लेखक हो, साहित्यकार हो, ऐसे लोगों को आगे करके जो अभी उपद्रव है, जो टर्बुलेंस है वहां पर, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की शायद सोची जा रही हो, शायद ये कोशिश हो, वहां के जो सैनिक जो है आर्मी, उनकी ये कोशिश हो। लेकिन कल के बाद क्या कुछ होता है, ये अभी बहुत ज्यादा प्रीमैच्योर होगा कहना। अब रही बात कि
शेख हसीना कहाँ पर हैं, तो उनके बारे में जो अभी सूचनाएं जो मिल रही हैं, उनके लिए सबसे अगर सेफेस्ट जोन अगर कहा जाए और कुछ हो सकता है तो शायद भारत से ज़्यादा बेहतर कोई सेफेस्ट जोन नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि वो धनबाद के रास्ते, झारखंड के धनबाद के रास्ते उनका मंडराता हुआ हेलीकॉप्टर देखा गया था। ये बात सामने आई थी और यहाँ से वो दिल्ली की ओर वह पहुंची हैं, गाजियाबाद उतरने की बात आ गई है। तो एक कूटनीति के तहत आप किसी भी राजनीतिक जो भी होंगे उनको आप शरण देना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो बांग्लादेश के साथ भारत का जो जुड़ाव है, जो बॉर्डर एरिया जो हमारे हैं, वो खुद अपने आप में डिस्टर्ब एरिया कहे जाते हैं। अभी भी झारखंड में जो घुसपैठी और बांग्लादेश की घुसपैठी है। अब ये देखना है कि हमारे जो बीएसएफ वहाँ पे तैनात हो गए हैं, हमने ट्रेनें रद्द कर दी है, हमने एयर फ्लाइट्स हमने रद्द कर दिया है, लेकिन जो लोग वहाँ से जब आएंगे तो उनमें वही लोग हैं, एक्चुअल वो लोग हैं जो वहाँ के लिए सही में मजबूर है, भाग पलायन कर रहे हैं, या फिर उनके साथ साथ कुछ ऐसे भी उपद्रवी आ गए जो हमारे यहाँ घुस आ जाएंगे और फिर हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये वक्त है बड़ा ही बहुत इम्पोर्टेंट समय है, ये बड़ा निर्णय करना बहुत मुश्किल है। ये भारत सरकार के लिए किस तरीके से इस चीज़ को फिल्टर किया जाएगा, जो लोग शरणार्थी आ रहे हैं उनको, उनके साथ क्या हम नीतियाँ अपनाएं, क्या कुछ करें ताकि वैसे घुसपैठी आतंकवादी उनके नाम पे उनके चेहरे में वो नहीं अंदर चले आए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए, ये खास करके इन इलाकों में जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इलाका हमारा जो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि कई मामले, कई एमओयूज हमारे बांग्लादेश के साथ हो रहे थे लगातार। गंगा के ट्रीटी की बात चल रही थी, मैथन डैम से जो जल निकलता उनके लिए भी बहुत कुछ वहाँ कुछ चल रहा था। इसके अलावा कई पैक्ट किए गए थे वहाँ पे। हालांकि देखिए, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर हम तुलनात्मक व्याख्या करें तो सैनिकों की भूमिका पाकिस्तान में जो रहा है वो बांग्लादेश में उस तरह का अभी तक नहीं रहा है, यहाँ दूसरे तरह की भूमिका रही है। इसलिए ये नहीं कहा सकता कि कल को वहीं तक का वही बहुत कुछ कर दे। ये अभी देखना होगा अभी क्या कुछ होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ होता है। लेकिन निश्चित तौर पे भारत जहाँ पर वैश्विक स्तर पर जहाँ पे अभी खड़ा है, जो भौगोलिक स्थिति है, अब पाकिस्तान पहले से ही जो हमारा संबंध सब कोई जानता है, चाइना के साथ हमारा क्या संबंध है हर कोई जानते हैं। कुछ दिन पहले श्रीलंका भी डिस्टर्ब था, अब बांग्लादेश भी डिस्टर्ब हो गया। तो निश्चित तौर पे एक समस्या है, चुनौतीपूर्ण ये समस्या है। अनिल, तरह से एक बड़ा गोला के रूप में ये दिखने लगा। आपको बता रहे हैं कि दर्शकों को भी ये बता दें कि दरअसल 1971 की बात करें तो 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण दिया जाता है। छात्रों ने शुरुआत में आरक्षण के खिलाफ छोटे स्तर पर विरोध किया। इसी का उन्होंने विरोध किया कि 30% आरक्षण क्यों। हालांकि धीरे धीरे छात्र जो है सड़क पर उतर गए और कुछ ही दिनों में विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हुआ, कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हालांकि शेख हसीना ने इस तरह की मांगों को पूरी तरह से ठुकराया और पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा है कि हम आपकी मांगे पूरा करेंगे। और ये आर्मी चीफ ने शांति स्थापित करने के लिए वो सीधे सीधे कह चुके हैं कि हम आपकी मांगे पूरा करेंगे, तोड़फोड़ मत कीजिए, शांति बनाए रखिए। आरक्षण की नीति है, जो कि मूल अगर अभी जो उपद्रव हुआ है या कुछ दिनों से जो चल रहा था उपद्रव, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या आरक्षण कोटा, वहाँ के जो नियम है वही है। क्योंकि जो पार्टी स्वतंत्रता संग्राम में जो पार्टी की भूमिका थी, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बच्चों के लिए वहाँ पे कोटा आरक्षण किया गया था। बीच में आपको हाईकोर्ट, ढाका हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि नहीं, इस तरह के आरक्षण नहीं होंगे, क्योंकि विरोध लगातार बढ़ रहे थे। तो दरअसल कोटा ही, आरक्षण ही मुख्य मुद्दा है। लेकिन अब जब सेना की भूमिका वहाँ पे आ गई है, अंतरिम सरकार बनेगी और वो तय करेंगे, क्योंकि जो उपद्रवी है उन्हें शांत कराना जरूरी है, तोड़ फोड़ रोकना जरूरी है, जान माल की को रोकना जरूरी है। कई लोग की लगभग अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 300 से ज्यादा मौतें वहां हो चुकी हैं। तो इन चीजों को शांत कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हो सकता है कि अभी जो सेना प्रमुख या सेना की ओर से जो कहा जा रहा है वो क्या कुछ है, लेकिन इसके बाद जब अंतरिम सरकार बनेगी उसके बाद इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अनिल, आपको ये भी सोचना होगा कि शायद भारत सरकार भी आने वाले समय में कुछ निर्णय लेने वाले हैं, उसे लेकर के भी। तो निश्चित तौर पे आज जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, इसकी कहीं ना कहीं हमारे भी देश की जो नीतियां हैं, जो अपनी गृह नीति है या फिर हमारे यहाँ जो नीतियां हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि कई ऐसे विपक्षी लोग हैं जो ताना दे रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं,
जैसा कि आप ही ने कहा कि आपके प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे ही कट्टरपंथी और जो तानाशाह रहेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन अनिरुद्ध ने बहुत सही कहा कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, हमारे यहाँ भी विरोध हुआ है, हमारे यहाँ भी आपको जनता जब 1972 का आंदोलन हुआ था तो कुछ इस तरह के बवाल थे, लोग जो केंद्र में सरकार थी उनके खिलाफ सड़क पर छात्र उतरे थे। तो आंदोलन होना लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, विरोध होना, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के तरीके नहीं होते हैं, वहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये सब कुछ तकनीकी विशेषज्ञ जितना भी इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस उपद्रव के पीछे किसी और लोगों का भी हाथ है, कुछ और भी है, किसी और रूप में है, लेकिन छात्र आरक्षण की बात कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके का बवाल नहीं होना था। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ढाका की सरकार रही है वो इस पूरे मुद्दे को नहीं समझ पाई या ये नहीं सोच पाई कि ये स्थिति भी हो सकती है और आज उन्हें अपने ही देश से उनको बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरे देश में शरण लेना पड़ रहा है। तो देखिए अनिल, अभी बहुत कुछ प्री मैच्योर होगा कहना। अभी ये देखना होगा कि अब यहाँ रह रही हैं या फिर यहाँ से आगे वो इंग्लैंड जैसे देश जहाँ पे वो हर तरह से सुरक्षित अपना महसूस करें, या फिर वहाँ की जो नीतियां हैं, जो ऐसे राजनीतिक जो असाइलम जो लेते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, उनके लिए उन देश की तरफ भी जाती हैं। तो अब ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि भारत सरकार के साथ उनकी क्या कुछ बात होती है, भारत सरकार इन विषयों पर किस तरह के निर्णय और किस तरह की नीतियां बनाते हैं। तो अभी आने वाला वक्त ही इस चीज को बताएगा। अनिल, बातचीत के लिए मनीष जी आपका शुक्रिया। तो अब देखना ये होगा कि भारत किस तरह से ये अपना रुख अख्तियार करती है कि किस तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट करना है। लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम का जो पाकिस्तान दौरा 21 अगस्त से 3 सितंबर तक जो चलने वाला था, निश्चित तौर पे उस पर यह बाधा उत्पन्न होगा क्योंकि दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट खेले जाने हैं। पहला मैच रावलपिंडी और दूसरा मैच कराची में खेला जाना है। इस दौरान में अब 2 सप्ताह का समय ही बाकी रह गया। लेकिन इस तरह से अचानक से ये क्या हो गया बांग्लादेश में, जहां शेख हसीना को भागना पड़ा। और अब ये बता दें कि वो कहां गई हैं, क्या किस हालत में है और कहां पर पहुंची है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा तख्ता पलट कहा जा सकता है। हम लगातार आपको लाइव इंडिया हर पल में लगातार ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से तख्ता पलट हुआ है। और जब आरक्षण के विरोध और प्रदर्शन लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा था, उन घटनाओं के बारे में भी हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे थे, उन घटनाओं के बारे में भी बता रहे थे। काफ़ी लोग आरक्षण का जिस तरह से वहाँ एक प्रदर्शन हुआ उसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई और मारपीट, अराजकता, संघर्ष से दूर रहने की लगातार वहाँ पे जो सेना प्रमुख है वो लगातार बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर प्रदर्शनकारी अचानक जब घुसे तब शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया। वह अपनी बहन के साथ किसी सुरक्षित जगह पर चली गई हैं। और अब देखना ये होगा कि विश्व जो बांग्लादेश की ओर किस तरह से देखता है और किस तरह से वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए सेना प्रमुख किस तरह से शांति स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक छोटी चिंगारी से पूरी तरह से जल उठा है। अब उसे शांत करने के लिए कमांड लिया गया है। वो सेना प्रमुख ने कमांड लेने की बात की है, वहाँ पर शांति की बात की है। हालांकि अभी वहाँ पर शेख हसीना की बात करें जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वो निश्चित तौर पे इस्तीफा देकर वो चली गई हैं। कहाँ गई हैं इसका खुलासा होगा, जल्द ही पता चलेगा कि वो किस जगह पर हैं, कहाँ है और बांग्लादेश की हालत कैसे सुधार हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की हालत की भी सुधार होने की ज़रूरत है। क्योंकि कितने लोग वहाँ मारे गए, वहाँ पर उन लोगों की मौत हो गई और अब सेना जो है देश की कमान संभालने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अब देखना है आने वाले समय में क्या कुछ होगा और पूरा विश्व इस जो घटना हुआ है उसको किस तरह से देखती है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।